देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है और शिक्षा की बेहतरी का दावा करने वाली सरकार के दावे शिक्षा विभाग की रिपोर्ट ही खोल रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों का हाल ये है कि लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बच्चों को ना तो बेहतर शिक्षा मिल पा रही है और ना स्कूलों की इमारतों की हालत ठीक है और ना ही बच्चों को पीने के पानी और शौचालय आदि की सुविधा मिल पा रही है। और ऐसी स्थिति में बच्चे जाएं तो जाएं कहां? आपको बता दें कि उत्तराखंड में मॉनसून की भारी बारिश के बीच राज्य के करीब 60% सरकारी स्कूलों के भवनों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और सरकारी स्कूल लंबे समय से मरम्मत के लिए तरस रहे हैं। इनमें से 1174 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और शिक्षा विभाग की हालिया रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई इस रिपोर्ट के जरिए। दूसरी ओर राज्य के करीब 1011 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा तक नहीं है, जबकि राज्य के 841 प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। शौचालय निर्माण की ये स्थिति तब है जब पिछले एक वर्ष में 154 प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। अब इस मामले में राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बजट की कोई कमी नहीं है और सभी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार के सभी दावे हवा हवाई हैं। सवाल यही है कि आखिर जब बजट की कमी नहीं है तो फिर ऐसे हाल क्यों देखने को मिल रहे हैं, सवाल क्यों उठ रहे हैं और इसी के मुद्दे को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल भारी भरकम बजट के बावजूद शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहा है। ये हाल तब है मौजूदा वित्त वर्ष में विभाग को केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा के तहत 1196 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के साथ ही बिजली, पानी, शौचालय, स्कूल की जर्जर इमारतों से बच्चे लगातार परेशान हैं। वहीं भारी बारिश के बीच किसी बड़े हादसे का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभाग वालों ने कहा है कि 10 तारीख के बाद में देवगे जी टीचर जो भी है, और इस समय तो मैं अकेला ही हूँ। 79 बच्चे हैं मेरे पास और मैं इस समय अकेला हूँ। हाँ जी, बीओ साहब से कहा था मैंने। हाँ, 10 तारीख के बाद मैं कहा उन्होंने। कितना टाइम होगा आप अकेले बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अकेले मैं 4 जुलाई से पढ़ा रहा थी, पिछले 2023 से 4 जुलाई से पढ़ा रहा थी। कितने छात्र छात्राएं हैं? कौन कौन सी क्लास है? क्लास तो 5 है जी, 1 से 5 तक। देखिए, शिक्षा के लिए सुनने में हमारे यह आया है कि शिक्षा के लिए बजट कहीं कम नहीं है। 1200 करोड़ रुपया तो अभी हाल ही में शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है। उसके अलावा पुस्तकों के लिए, ड्रेस के लिए, हरेले में पौधा लगाने के लिए, फर्नीचर के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए कई मदों में पैसा आता है शिक्षा विभाग के पास। यदि उसके बावजूद भी एक अदद शौचालय वो बालिकाओं के लिए नहीं बना पा रहे हैं, साफ़ पीने का पानी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इससे उनकी मानसिकता पता लगा सकते हैं कि चाहिए तो आपको प्रचंड बहुमत होता है, चाहिए डबल इंजन की सरकार होती है। और अब दिल्ली में भी अपनी सरकार है, यहाँ भी अपनी सरकार है, तो आपको सुध ही नहीं है कि हमारे नौनिहाल किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, किस स्थितियाँ में ज़मीन पर बैठ के उनकी पढ़ाई हो रही है, कैसे 1200 से ज़्यादा भवन जो हैं वो जर्जर अवस्था में हैं और कभी भी नौनिहालों के ऊपर छत गिर सकती है। सरकार नई शिक्षा नीति का बड़ा बखान करती है और शिक्षा नीति का ये है कि जहाँ स्कूल बिल्डिंग की दुर्दशा है, कई स्कूलों में उत्तरकाशी में अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि जो जीर्ण शीर्ण स्कूल हैं वहाँ क्लासेज मत चलाओ, उन बरसात में वहाँ नहीं चलेगी। तो ऐसे हज़ारों की संख्या में स्कूल बिल्डिंग है कि जो बिल्कुल दुर्दशा जिनकी है। आपने हज़ारों स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ लड़कियों के लिए, जो बड़ी लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, और जहाँ शौचालय है वहाँ पानी नहीं है। मतलब आपने कई जगह शौचालय तो बना दिए, लेकिन बिना पानी का शौचालय बनाए तो कितनी गंदगी वहाँ होगी। तो ये सारी कहने वाली बातें हैं। कहीं आपका पूरे शिक्षक नहीं होते हैं, ज़्यादातर में पहाड़ों में मास्टर कहाँ होते हैं, और कहीं ऐसी जगह है कि स्टूडेंट 1-2 हैं और टीचर 2-3 हैं, तो वो कोई ध्यान ही नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का शिक्षा विभाग हमेशा सवालों के घेरे में रहता है।
आलम यह है कि शिक्षा विभाग को कितना भी पैसा दो पर सरकारी स्कूलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा। वहीं स्कूलों की मरम्मत और छात्र छात्राओं की डेस्क के लिए दी गई धनराशि में 13,668 स्कूल ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने एक सप्ताह के भीतर प्रगति न होने पर खुद का एवं जिला व खंड स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में शिक्षा विभाग की इस कार्यप्रणाली से बच्चों की शिक्षा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लेगी। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए और हर विद्यालय का भवन अच्छा हो, सुंदर हो और उसमें हमारे जो नौनियाल पढ़ाई करें उनको एक सुरक्षित अपने भविष्य को रख पाएं, इसके लिए सरकार ने 2025 तक सभी विद्यालयों को उनका वर्गीकरण करते हुए डी श्रेणी के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण के लिए पहली व्यवस्था की है और साथ ही किसी भी प्रकार की असुविधाएं बच्चों को विद्यालय में न हो। और जिस प्रकार से हमारा जो मानसून अभी पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उस कारण कई विद्यालयों में बैठने की दिक्कत होती है, उसमें सख्ती से निर्देश शिक्षा विभाग को किए गए हैं कि ऐसे भवनों में विद्यार्थियों को न बैठाया जाए जिस तरह के विद्यालय हों, लेकिन सरकार गुणात्मक सुधार शिक्षा में हो और अच्छी व्यवस्था के साथ विद्यालय भवन हो। उत्तराखंड में शिक्षा के बुरे हालात हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जो प्रदेश शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर में रहता था और इस वस्तु केंद्र से जो है समग्र शिक्षा के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश सरकार को मिला है, फिर भी स्कूलों के हालात नहीं सुधर रहे हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं हैं क्योंकि स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, स्कूलों में बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। अगर बिल्डिंगों की हालत देखें तो बड़ी जीर्ण हालत में है। अभी 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों में बड़ी रिपोर्ट छपी थी कि 1200 स्कूलों में लगभग जो है शौचालय नहीं है बेटियों के पास, तो कैसे बेटियां स्कूलों में जाएंगी, कैसे बेटियां पढ़ेंगी, इस पर भी जो है सरकार को जवाब देना चाहिए। और इतनी बड़ी धनराशि होने के बावजूद भी अगर शिक्षा के हालात नहीं सुधर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा निराशाजनक और चिंताजनक है। कुल मिलाकर राज्य में सरकारी स्कूलों का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए बजट खर्चने के बाद भी स्कूलों की ये स्थिति काफी चिंताजनक है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आखिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। प्रदेश सरकार ने भले ही शिक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब कर ली हो, भले ही 1100 कुछ स्कूलों के भवनों को लेकर के एक रिपोर्ट तलब की गई हो, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात कर ले या फिर अन्य जगहों की बात कर ले, जो शिक्षा का स्तर है वो भारी तरीके से गिरता दिखाई दे रहा है। हम लक्सर के एक स्कूल में मौजूद है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेड़ी खादर लक्सर, यहाँ लिखा भी है, मैं दिखाऊंगा भी भवनों की जो हालत है वो किस तरीके से है और बच्चे यहाँ किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि टीचर जो है यहाँ व्यवस्था पे हैं, टीचरों की कमी दिखाई दे रही है, तो कहीं बच्चों का जो यानी कि छात्र संख्या है वो कम होती दिखाई दे रही है। बात चलते हैं अंदर, दिखाएंगे इस भवन की हालत क्या है, क्योंकि भवन जो है बहुत जर्जर हालत में है और बच्चे मात्र 59 छात्र छात्राएं हैं, जहां एक ही टीचर जो है इनको संभाल रही है। देख सकते हैं ये वो कमरा है जहां पर शिक्षा विभाग ने ये बच्चों का जो सिस्टमेट बनाया हुआ है, यानी कि जहाँ छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, ये बच्चे हैं, देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग की जो व्यवस्था है, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएंगे एक बार, ये बिल्डिंग है बरसात में किस तरीके से चूती है और किस तरीके से जो है यहाँ बच्चे इसी टपकते हुए पानी से याद बैठ करके अपनी पढ़ाई करते हैं। पहली बात तो जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिर रहा है और सरकार दावे कर रही है वो साफ तौर पर हवाई दिखाई दे रहे हैं। अंदर का दृश्य हमने आपको दिखाया, बाहर भी चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं दावे किए जा रहे हैं और भवनों की मरम्मत को लेकर के कहा जा रहा है, रिपोर्ट तलब की जा रही है, लेकिन ये अकेले लक्सर का मामला नहीं है। लक्सर के दर्जनों स्कूल में हमने विजिट किया है, जहां व्यवस्था पर टीचर दिखाई दिए तो 78 बच्चों पर 2 टीचर होने चाहिए, वहां पर 1 टीचर व्यवस्था पर काम कर रहा है। तो कहीं बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, कहीं छात्र संख्या कम होने के कारण जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरता दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधार पाएगी। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर।
तो देवभूमि के दंगल में चर्चा आज इसी बात को लेकर कि शिक्षा का स्तर, बात शिक्षा के स्तर की, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा जो सरकार शिक्षा की बेहतरी के बड़े बड़े दावे करती है उसकी ये जमीनी हकीकत सामने आ रही थी। सरकारी स्कूलों का हाल यानी कि बदहाल हो चुका है और कहते हैं जिस देश की शिक्षा बेहतर होती है वहां का विकास आर्थिक लिहाज से भी बेहतर होता है और विकास को सीधे सीधे शिक्षा से ही जोड़कर देखा जाता है। तो जब शिक्षा का स्तर ऐसा होगा तो आप देश का विकास भाप सकते हैं और इसी को लेकर आज शुरुआत चर्चा की। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी हैं यूकेडी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक मलिक जी हैं प्रदेश महासचिव हैं नेशनल एसोसिएशन के, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के क्या राइट्स हैं उसको बेहतर तरीके से रख सकेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अरुण शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आज बीजेपी प्रवक्ता से करेंगे क्योंकि सत्ता आपकी और दावे आपके, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप बताएंगे संजीव वर्मा जी कि भाई शिक्षा के लिए जहां करोड़ों का बजट पास किया जाता है तो कितना बेहतर काम किया गया है, क्योंकि बानगी अभी आपने देखी। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उठाने दीजिए, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए। संजीव वर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज मिल रही है? जी जी सुन पा रहे हैं। सोनी जी देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और स्कूल बिल्डिंग की बात करें, फर्नीचर की बात करें और अन्य चीजों की बात करें तो यह सब कुछ एक सतत प्रक्रिया है। और आप यदि पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो जितने भी हमारे अटल आदर्श स्कूल हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता पहले से कहीं अधिक बेहतर हुई है। नए शिक्षकों की भर्ती हुई है। जितने हमारे गेस्ट टीचर हैं जिनका पहले 15,000 रुपए दिया करते थे उनका मानदेय हमने 25,000 रुपए किया है। यह उसकी वजह उनका स्तर भी अच्छा हो, उनका शिक्षा में एक बेहतर गुणवत्ता वो सभी लोग ला पाए। और जिस तरह से टॉपर छात्रों की संख्या भी उत्तराखंड में पहले से कहीं अधिक बढ़ी है और सीबीएसई पैटर्न पर हमारी पूरी उत्तराखंड की व्यवस्था को हमने लाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। और साल दर साल आप देखें तो बोर्ड पे भी बात कर लेंगे बाद में, अभी फिलहाल ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है संजीव जी। देखा जाए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं या उनको लेकर भी हम बाद में ही बात करेंगे क्योंकि ये सवाल था ही नहीं हमारा। अभी आपने देखा हमारे संवाददाता ने जमीनी हकीकत दिखाई। मौसम किस तरीके का है अभी, बारिश, और बारिश में जो छत है वो टपक रही थी स्कूल की। ऐसी कंडीशन में यानी कि जर्जर हालात में है स्कूल, जो सरकारी स्कूल कहते हैं अब पहले से जो है बेहतर होने का। अभी आपने जिक्र किया कि भाई बेहतर हो गए हैं, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे पिछले, मतलब तुलनात्मक बात आपने की, लेकिन अभी भी जो हालात नजर आ रहे हैं वो फिलहाल सुधरे हुए नहीं लग रहे हैं। संजीव जी आपके हिसाब से कितना डिफरेंस आया बता दीजिए। सोनी जी देखिए, अभी कुछ समय पहले जब बरसात का सीजन चालू हुआ उससे कुछ समय पहले और हमारे सरकार ने तमाम ऐसे स्कूलों पे एक निरीक्षण करवाया और जो स्कूल भवन जो बहुत ज्यादा पुराने हो गए और जहां पर मैं सोचता हूँ कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पर थोड़ी सी जो ज्यादा जर्जर हो गए, ऐसे स्थानों की हम लोगों ने, सरकार ने उनकी मरम्मत कराने का और उनकी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का भी सरकार के द्वारा काम किया गया।
और ऐसे तमाम स्कूलों संजय को जी, ए बी सी 3 कैटेगरी फिलहाल में बांटने जवाब का भी जो काम है, किया गया ये इस जो जवाब बी और से सी इत्तेफाक कैटेगरी नहीं रखते, क्योंकि ठीक है काम किया गया लेकिन ना के बराबर किया गया और इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर। सरकारी स्कूलों की हालत जो है बेहतर होना चाहिए। संजीव जी वापस लौटेंगे, अपनी बात को पूरा करिएगा। आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं, प्रतिक्रिया पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आशीष नौटियाल जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये ऐसी सुविधाएं होती हैं जो सीधे सीधे एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। शिक्षा का स्तर, आज शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल उठ रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो डेवलपिंग जो एरिया है सिर्फ वहीं पर कार्य किया गया, या फिर जो आउटर है या जहां पे वाकई जरूरत है या वहां पर काम किया गया? क्या विपक्ष देख पा रहा है? क्योंकि सवाल उठाना आसान है। देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो भाजपा को वोट देगा इंडिया। तो इन्होंने कुल मिलाकर ठान रखी है कि हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसका व्यवसाय दिया गया है। आधे से ज्यादा जो स्कूल है वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खोल दी। तो जब आप शिक्षा का स्तर इसलिए तो गिरा रहे हैं, आज आप देखिए 1200 करोड़ रुपए का फंड होने के बावजूद इतने बुरे हाल हैं बिल्डिंगों के, कौन अपने बच्चों को इन बिल्डिंगों को भेजना चाहेगा? और जिसका आप पहली दूसरी क्लास खराब कर देंगे उसकी आगे की क्लासें ठीक कैसे होंगी? तो शिक्षा का स्तर लगातार गिरे जा रहा है। सरकारी स्कूलों में हम लोग जानते हैं, हम लोग भी 96 के अबाउट हम लोगों ने पढ़ाई करी है और सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई करी है। और उस समय सरकारी स्कूल का स्तर इतना अच्छा हुआ करता था, हम लोग एडेड स्कूल में पढ़े हैं कि एडमिशन लेने के लिए मारा मारी, पर लगातार सरकारों ने शिक्षा का स्तर गिराने का काम किया है। गरीब से अति गरीब आदमी जो है वही बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। जो थोड़ा भी कमा पा रहा है, जिसको अपने बच्चे की फिक्र है, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं डालता है। अगर आप लुबी कमजोर कर देंगे देश, तो बच्चे का आपका देश कैसे विकास विकसित होगा आप बताएं। किस तरीके से देखें, नीचे स्तर से न्यू कमजोर की जाती है और आने वाले जब ऊपर स्तर में आते हैं तो नीट जैसी परीक्षा आप सफल कराने का काम करते हैं। अब पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य का हाल देखिए, दून हॉस्पिटल में लगातार डॉक्टर अपना इस्तीफा देते हैं, डॉक्टर नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। आपके पास न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। सड़कों के नाम पर देख लें, ऑल वेदर रोड आप लोग बनाते हैं और उस ऑल वेदर रोड में 90-95 सड़कें खराब हो चुकी हैं। जहां रास्ते बंद हो गए तो ऑल वेदर रोड में आप मिलेंगे। आपको अगर स्मार्ट बनाने की सोचते थे या सोचते हैं तो हमें स्कूलों को और हॉस्पिटल को स्मार्ट बनाना चाहिए, ना कि हम सिर्फ सड़कों को रंग पोतने का काम करें और बोले कि हमने स्मार्ट सिटी बना दी। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो खुद ही रोजगार भी ढूंढ लेंगे और खुद ही स्वस्थ रहने का भी काम करेंगे। लेकिन जब शिक्षा हमारे साथ पीसी थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं पीसी थपलियाल जी की भी। पीसी थपलियाल जी, शिक्षा का स्तर क्या कुछ कह रहा है आपके हिसाब से? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा। पीसी थपलियाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है अभी भी। अभी आवाज है मैडम? जी जी जी। जो शिक्षा स्वास्थ्य है, ये सरकारों का सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। और राज्य बनने के बाद, जो राज्य बनने से पहले था उससे भी ज्यादा डेटोरेट हुआ है हमारा शिक्षा स्वास्थ्य, और इन 24 सालों में बेपटरी हो चुका है। अब इसको पटरी में लाना लगभग असंभव है, क्योंकि जिस तरह की लीडरशिप हमारे पास है वो उनके बूते से बाहर है शिक्षा और स्वास्थ्य को पटरी में लाना। और सबसे दुख की बात है कि हमारे नजदीक में दिल्ली प्रदेश है और हम डरते हैं ये कहने के लिए
कि सरकार जरा दिल्ली में एक डेलीगेशन भेजे और वहां के शिक्षा स्वास्थ्य का अवलोकन करते हुए उसको यहाँ पे लाए। लेकिन इससे क्या होगा कि आजकल कार्यकर्ता हैं जो पार्टियों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह बिहेव करते हैं और वो चिपट पड़ते हैं कि तुमने वहां का नाम ही कैसे लिया दिल्ली का। और स्थिति ये है, जिसने दिल्ली में ये काम किया उसको परमानेंट अंदर कर दिया उन लोगों को। ये हाल है इस सरकार का। तो जिस सरकार की भावनाएं ऐसी हो, अभी हम आप ये देखिए कि देहरादून में ही भवानी इंटर कॉलेज है लड़कियों का, बिल्कुल बल्लूपुर के नजदीक पॉस कॉलोनी बसंत विहार से लगा हुआ ये स्कूल। वहां पे जाइए और वहां पे शौचालयों की हालत अगर आप देखोगे तो कोई भी व्यक्ति शर्मसार हो जाएगा कि राजधानी के अंदर ये स्थिति है। और प्रिंसिपल कौन है वहां? प्रिंसिपल एक बड़े नेता की वाइफ वहां की प्रिंसिपल है और वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हमारी पौड़ी की, और उस समय भी वो वहां पे पौड़ी का जिला अध्यक्ष भी निभा रही थी और यहाँ का काम भी निभा रही थी। तो तब बड़ा दुख होता है कि हमारी राजनीति किन लोगों के हाथ में जा चुकी है। और इसमें एक दल नहीं, हम केवल भाजपा को इंडिकेट नहीं कर सकते, इसमें दोनों दल जिम्मेदार है। यानी कांग्रेस ने भी 10 साल बिताए हैं और वो भी ये नहीं कह सकती कि हमारे उसमें ये कर दिया था हमने स्कूलों का। आज जनता का पूर्ण रूपेण विश्वास हट गया है सरकारी विद्यालयों से। हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारे से अगर स्कूल स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहे हैं तो आप एक प्रोविजन है हमारे उसमें संविधान में, पंचायतों को अधिकार दो। तुम 73 और 74 अमेंडमेंट ला नहीं रहे हो, और पंचायतों को अगर तुम अधिकार दे देते अपने इस विद्यालय चलाने के लिए, अपने स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए, तो निश्चित रूप से एक नया चीज हमें इस नए उत्तराखंड राज्य में, अभागे उत्तराखंड राज्य में दिखती। लेकिन ना हम वो कर रहे हैं और ना हम वो कर रहे हैं कि जो सफलता पूर्वक पूरा विश्व कह रहा है कि जो सिस्टम दिल्ली ने अपनाया उसका अगर अमेरिका अप्रिसिएशन करता है, उस अमेरिका की प्रेसिडेंट की पत्नी आकर बोलती कि ये बहुत अच्छे संचालित हो रहा है, तो यहाँ की राजनीति क्रोधित होती है, आक्रोशित होती है और उस बेचारी महिला का भी ट्रोल करती है। ऐसी राजनीति हम इस समय हमारे सिर पे है और उसको हम झेलने के लिए मजबूर हैं। हमारे बस में कुछ नहीं है। लीडरशिप पर सवाल है। यहाँ पर देखा जाए, सरकार करोड़ों का बजट पास करती है और फिर सवाल इस बात को लेकर कि आखिर वो इन्वेस्ट कहां पर हो जाता है। जो सरकारी स्कूलों की हालत है, जिस तरीके से उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो फिर आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? क्या ये मान लिया जाए कि राजनीतिकरण ने शिक्षा के स्तर को गिरा दिया है? दीपक मलिक जी का। दीपक मलिक जी, प्रतिक्रिया के साथ साथ क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है? जी जी, सुन पा रहे हैं। हाँ जी दीपक जी, आ रही है आवाज? दीपक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, ऐसा है जी। वैसे तो मुद्दे बहुत हैं, स्वास्थ्य के बोलें, सड़कों के बोलें, स्मार्ट सिटी में क्या बंदर पांट मची है, डूब करके मर जाना चाहिए जिस जिस बंदे ने उस पर साइन किए हैं। अभी मैं बच्चों को स्कूल से लेने गया, ISBT के पास पानी पानी, उसमें मेरे शू भी भीगे। कार लेकर जाऊंगा, कार बंद हो जाएगी। पब्लिक की उल्टी सीधी बातें अलग सुनेंगे, ठीक है। गए हैं, मैं बाइक से बिटिया को लेकर आया, उसमें सीवेज बह रहा है सड़क पर। शर्म की बात है इस व्यवस्था के लिए। जिस जिस का उस पर हाथ है, साइन होते हैं, उनके ऊपर सीधी FIR दर्ज होनी चाहिए। क्या कर रखा है? नाले बनते हैं, उनको कवर कर रहे हो। अरे फुटपाथ, पानी कहां जाएगा? इतनी बेशर्मी। कोई बच्चा उसमें कैसे निकल करके जाएगा? बच्चे बीमार हो जाएंगे। कहीं पर ढक्कन खुले पड़े हैं, कहीं पर कुछ शहर की रंगाई पुताई कर रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं। अरे किसने कहा इससे सिटी स्मार्ट बनेगी? क्या आपके पास ISBT पर जाइए, मॉर्निंग के टाइम में शौचालय नहीं है, पब्लिक सड़कों पर जो है, मैं बोलूंगा नहीं, आगे अंदाजा लगाइए ये स्मार्ट सिटी बन रही है।
डूब करके स्मार्ट मरने सिटी को वाले लेकर हालात लगातार हैं। केएनयू से चर्चा भी मैं कर रहा है, शिक्षा पर क्योंकि बोलना लगातार चाहूंगा। भ्रष्टाचार का आरोप भी फिलहाल लगाया मतलब जा रहा है कि ये इसके भी तहत बच्चों किस से ही तरीके जुड़ा से हुआ गैर मुद्दा है, जिम्मेदाराना बच्चे आ रवैये रहे से हैं, काम हो रहा है। पानी भरा पड़ा दीपक है। जी, लेकिन सरकारी देखिए, स्कूलों में शिक्षा का स्तर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके सरकारी का स्कूलों स्तर? में शिक्षा का स्तर जी। हर दिन गिर रहा है। इसके लिए मेन कारण एक है, हम्म। सरकारें जो हैं वो नहीं चाहती कि सरकारी स्कूल ठीक चलें, क्योंकि इन सबके इंटरेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में है, निजीकरण में है। बिल्कुल। जैसे ट्रेन अगर निजी चलेगी उसमें इनका इंटरेस्ट है। जी। खा रही है, जो पैसेंजर हैं, जो जनरल कंपार्टमेंट है या इसमें स्लीपर में, वहां कोई मतलब नहीं, वंदे मातरम चलानी है। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सरकार के ऊपर हावी हैं, और प्राइवेट स्कूल और सरकार कोई सी भी रही हो, पिछली सरकार रही हो, ये रहे हो, कोई से भी रहे हो, इनके बीच में एक गठबंधन है। प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको वैसे तो हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, लेकिन मैं वर्ड यूज करूंगा शिक्षा माफिया, क्योंकि माफिया वो होता है जो दूसरों पर हावी होता है। जो शिक्षा का व्यवसाय उसको बनाकर रख दे, उसमें राजनेता भी आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं। ठीक है, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, आप प्राइवेट कर रहे हैं, उनको क्या पूरी की पूरी लूटने की इजाजत दे देंगे? सरकार ने प्रस्ताव पास किया कि एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी। खुद मुख्यमंत्री जी मेरे को बता दें या वर्मा जी बता दें, इनके बच्चे परिवार के एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं? झूठ मत बोलिएगा कोई भी, एक बंदा बता दें एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं। 8-8, 10-10 हजार की, 15 हजार की बुक्स आ रही हैं। शर्म नहीं आती है? जो लोग स्टेट में राज कर रहे हैं इनकी आंख में धूल नहीं, मिर्च झोंकी जा रही है। और मिर्च कैसे झोंकी जाएगी? यानी कोई इंटरेस्ट है इनका? 10-10 हजार रुपए की बुक्स आ रही हैं, शर्म नहीं आती? हर बार दीपक जी, बिल्कुल ये सत्य है और ये सच है, क्योंकि एजुकेशन आज की इतनी महंगी हो गई है। अगर आप सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर बेहतर सुख सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, जो कि बेसिक जरूरत है। दैनिक जागरण में एक खबर आई थी, हो गए 5 या 6 साल हो गए हैं, जो बीजेपी का ऑफिस है परेड ग्राउंड में, इसके पीछे एक प्राथमिक विद्यालय चलता है, उसमें बच्चे झाड़ू लगाते थे खुद। हमने एक जगह पर डिबेट हुई, एक बीजेपी की न्यूज़ ने बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई है दीपक जी। हमने उनसे बात की, उनको ये भी नहीं पता कि बीजेपी ऑफिस के पीछे कोई सरकारी विद्यालय है। अरे मैंने कहा यार माफ करो प्रभु, आरती उतारने का मन कर रहा है आप लोगों का। प्रवक्ता आते हैं, बोलते हैं, बेचारों के इनके हाथ में क्या होता है, ये तो बोलेंगे, बाद में हम देखेंगे, अरे देखोगे कल तक सुबह तुम्हारी चेयर भी नहीं मिलेगी प्रवक्ता की अगर सरकार के खिलाफ बोल गए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, बेहद जिस दिन एक शर्त हो जाएगी, सरकारी स्कूल विद्यालय जो है ना, सरकारी या महाविद्यालय है, वहां के शिक्षक अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे, और ये नेताजी जो बने बैठते हैं, बड़ी सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बच्चे बोर्डिंग में पढ़ते हैं। ये क्या भला करेंगे स्टेट का? क्यों नहीं रखते? हालांकि अभी पिछले दिनों एक संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया। दीपक जी, बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में, उसके मतलब परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। क्यों जाते हैं मैक्स में? अभी पीछे मैं मैक्स में गया, मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्टेट के एक दर्जाधारी राज्य मंत्री, जो दर्जाधारी होते हैं ना, बड़ी बड़ी व्हाइट कुर्ते पहनते हैं, बड़ी शान से चलते हैं, गनर साथ में ले रखा है, उनका कोई एडमिट है वहां पर, मैक्स में जा रहे हैं। और फिर वहां से बाहर हम निकलते हैं, और स्वास्थ्य विभाग का बोर्ड लगी हुई गाड़ी वहां पर बाहर। मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन है स्वास्थ्य विभाग के जो अपना ट्रीटमेंट मैक्स में कराने आए हैं। अगर किसी रिलेटिव का भी कराने आए हैं तो भी शर्म की बात। मेरे पास आज तक दीपक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? ऐसे में क्या सुधार होगा? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं दीपक जी। आपके बच्चे सरकार का जो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में? मैं तैयार हूँ सरकारी में भेजने के लिए, व्यवस्था तो बनाइए। झाड़ू मारनी है तो ये नेता मारेंगे, हमारे बच्चे नहीं मारेंगे। बच्चे नौनिहाल हैं, और ये बता दें कि झाड़ू मारेंगे या वहां पर शिक्षा कोई
स्वीपर को अपॉइंट करेंगे। झाड़ू मारने का काम किसका है? और ये कह दें कि हम जनता के आदमी अपॉइंट नहीं है। किए जाते हैं और रहते भी हैं कई बार, लेकिन कई बार बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं और ऐसी ना जाने नजर आए कितनी हैं। तस्वीरें, ये डूबकर कोई कितनी भी कितनी गवर्नमेंट हो। तस्वीरें अभी आपसे सामने आई बताएं हैं। स्टेट की शिक्षा नीति का क्या हाल। बिल्कुल बिल्कुल, हरीश- इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से। हरीश वरिष्ठ रावत जी वरिष्ठ होते थे। पत्रकार जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद दीपक मलिक चलिए, जी दोबारा से रुख एक करेंगे मुद्दा आपका। आपको फिर बताते हैं जरा बाद में, पहले जी बात सबकी सुन बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण शर्मा जी, राजनीति आज हर जगह हावी हो चुकी है, घुस चुकी है दलदल की तरह, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कोई भी योजना हो, पूरी तरीके से बंदरबांट, भ्रष्टाचार। और एक बार फिर से शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति की अगर बात की जाए, या ये जो सरकारी माफ कीजिएगा स्कूल्स हैं, केंद्रीय स्कूल विद्यालय हैं, इनको लेकर प्रधानमंत्री लगातार एक्टिव नजर आए। उन्होंने नसीहत भी दी, कई निर्देशित दिशा निर्देशित भी किया गया, और अभी एक संबोधन भी सामने आया था जब वो छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भाई जो शिक्षा है, एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर विकास और देश का भविष्य, यानी कि नौनिहालों का भविष्य तय करता है, और एक आर्थिक इकोनॉमी के लिहाज से भी बेहतर होता है, यानी कि विकसित देश। और इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन अगर सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे होंगे तो इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है? सोनी देखिए, जब हम शिक्षा, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा, के न्यूज को, कि इतने इम्पोर्टेंट विषय में आज तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, क्योंकि हर चीज राजनीति से संचालित होती है तो उनका रहना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। और इस प्रदेश को बने हुए 24 साल हो गए। अगर 24 साल में हम अपनी व्यवस्थाएं नहीं सुधार पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्था की कमियां हैं। हमारे, अगर आप वैसे बात करें, सारे लोग बैठ के बात कर रहे थे, आप ये हिसाब लगाएं कि सरकारी स्कूल का जो एक शिक्षक होता है वो लगभग 1 लाख रुपए महीना की तनख्वाह ले रहा होता है, और उसके बाद जो प्राइवेट स्कूलों में है वहां तनख्वाह को कोई हिसाब नहीं होता, दिया कुछ और जाता है, साइन किसी और चीज पे कराया जाता है। बिल्कुल। शायद मेरी बात से सारे पैनलिस्ट सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप ये देखिए, उसके बावजूद हम सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। उसका कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त है, वहां खेल का मैदान है जो हम चाहते हैं, वहां सिक रूम अलग बना हुआ है। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो वहां उनके पास फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स है, एकदम से उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये सब चीजें जो फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज के हिसाब से प्राइवेट स्कूल बहुत आगे। मैं खुद, मेरी माँ सरकारी टीचर थी और मैं खुद मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ी, और मैंने कभी अपनी माँ को छुट्टी लेते हुए नहीं देखा, और जिसकी वजह से उन्हें 91 में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था राष्ट्रपति वेंकट रमन की। तो ये सब चीजें, लेकिन क्या हुआ, प्राइमरी के बाद जो जूनियर हाई स्कूल में वो व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि प्राइमरी में हम अक्षर ज्ञान, पहाड़े सीखना, वाक्य बनाना, ये तमाम चीजें सीखते हैं। उसके बाद मुझे इंग्लिश स्कूल में जाना पड़ा और वहां पढ़ाई करनी पड़ी प्राइवेट स्कूल में। वहां खेलने की सुविधा मिली, या हम ये कहें कि कल्चरल प्रोग्राम की सुविधा मिली, जो सरकारी स्कूलों में नहीं होती। कहीं भी हम चले जाएं, गिने चुने जो बड़े स्कूल हैं जिनमें छात्र संख्या ज्यादा है, वहां कुछ एक्टिविटीज होती रहती है। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में तो हो ही नहीं सकती। और पिछले 24 सालों में आपने जीरो जो छात्र संख्या है उसको आधार मानते हुए, न्यूनतम छात्र संख्या को आधार मानते हुए कई स्कूल तो बंद कर दिए। अब उन स्कूलों का समायोजन आपने नजदीक के दूसरे स्कूलों में कर दिया। स्थिति इतनी बदतर है कि मुझे एक बार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे थे, उनसे शिकायत करनी पड़ी कि आपने संस्कृत के टीचर को, लेडी टीचर को ऋषिकेश से चक्रौता भेज दिया, और उस चक्रौता विद्यालय में एक भी संस्कृत का स्टूडेंट नहीं था।
तो वो संस्कृत का टीचर क्या करेगा? ये पूरी व्यवस्था की कमियां हैं, क्योंकि वो सरकारी माइंडसेट के लोग बैठे होते हैं। अरुण जी, उन्हीं में से कुछ अपने अधिकारी टाइम बनते से हैं। जो आपने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, क्योंकि आपकी जो मदर थी वो सरकारी टीचर थी, तब से अब में क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? कुछ बदलाव नजर आता है क्या? बहुत बदलाव है। वो जो डेडिकेशन था पिछले दौर में, आज भी ये तमाम लोग जितने बैठे हैं, आज भी अगर इनको प्राइमरी स्कूलों के टीचर मिलते होंगे तो ये जहां मिलते होंगे वहां पैर छूते होंगे उनका। ये डेडिकेशन था, ये प्यार था टीचर का स्टूडेंट से और स्टूडेंट का टीचर पे। और जबकि उस जमाने में छड़ी से मार पड़ती थी, छाता अगर मास्टर के हाथ में होता तो वो उससे मार देता था। और माँ बाप ये कहते थे हमारे बच्चे को टाइट रखना, आज की तरह नहीं कि हम लड़ने चले जाएं स्कूलों में। नहीं, अब तो रूल भी नहीं है ना ऐसा। जो पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा है वो बदल गया इतने सालों में। हम पहले स्कूल में मार खा के आते थे, फिर घर में वो टीचर आके शिकायत करता था, घर में भी पिताजी मारते थे। तो ये तो व्यवस्था थी पहले। तो इसीलिए वो स्टूडेंट ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहते थे, वो ज्यादा सीखते थे, क्योंकि वो डर भी होता था। आज वो डर खत्म हो गया, वो डिसिप्लिन खत्म हो गया। और मुझे नहीं पता कि और क्योंकि टीचर्स भी वैसे नहीं रहे, क्योंकि दोनों एंड से देखना पड़ेगा। अगर छात्र छात्राओं को लेकर सवाल है तो टीचर्स भी वैसे नहीं रहे, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप अभी मेरे संवाददाता बता रहे थे कि भाई 78 बच्चों में एक टीचर, एक अध्यापक। और अभी संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि पहले से स्तर बहुत बेहतर हुआ है। तो क्या बेहतर इस लिहाज से हुआ है कि आज भी एक टीचर 78 बच्चों को संभाल रहा है, 59 बच्चों को संभाल रहा है? ये हालात हैं उत्तराखंड में। वो भी तमाम कक्षाओं के, बिल्कुल 1 से 5वीं तक के हैं वो बच्चे। ये देखिएगा। बिल्कुल, इस बात का जवाब संजीव जी से ले लेते हैं। संजीव जी, क्योंकि जितने भी मेहमान बैठे हैं, जो सवाल निकलकर सामने आए, अभी आपने दीपक मलिक जी को भी सुना होगा, अरुण जी को भी सुना होगा, और आपने कहा कि भाई अब पहले से बहुत सुधार आया है। सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की और चाहे भारतीय जनता पार्टी की, अभी मौजूदा वक्त में आपकी सत्ता है तो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन बेहतरी में क्या कुछ बेहतर आपके लिहाज से हुआ? आप अपने चश्मे से वो बेहतरी देख पा रहे हैं जो किसी को नजर नहीं आ रही है? तो नीचे देखिए, पहले यूपी बोर्ड यहाँ पर हुआ करता था, उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड हुआ। आज तमाम जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं और जितने हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें तमाम में सीबीएसई का पाठ्यक्रम हमारी सरकार में आरंभ किया गया है। एनसीईआरटी की किताबें यहाँ पर लाई गई हैं, लागू की गई हैं। नई शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड में लागू की गई है। तमाम ब्लॉक स्तर पर सेंट्रल स्कूल स्थापित किए गए हैं। और आपने जैसे कहा कि एक स्कूल में 78 बच्चे, उनके ऊपर एक टीचर। मैं मानता हूं कि कुछ एक तरह से पर्याय हम ऐसा बोल सकते हैं। कोई मोस्ट ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं और इसीलिए तो हम ये सवाल उठा रहे हैं। और कहीं पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था रही होगी, लेकिन सरकार उसके ऊपर भी लगातार ध्यान कर रही है। और तमाम कई जगह ऐसे हैं कि जहां पर बच्चे कम हैं। शिक्षा को लेकर कितना कार्य किया गया हमें इतिहास में नहीं जाना। हमें शुरुआती दौर की बात भी नहीं करनी है। करोड़ों का बजट किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया सरकार के द्वारा। और शौचालय, 1200 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं बने हैं। आप सोचिए, ये बेसिक जरूरत होती है और आप कह रहे हैं कि भाई काम हुआ है, बेहतरी। जी सोनी जी, मेरे को बोलने में प्लीज। देखिए, आपने शौचालय की बात कही, तो ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है कि जहां पर शौचालय ना हो। हाँ, कुछ एडेड आपने संजय जी कह दिया और मैंने मान लिया। कुछ एडेड स्कूल्स होते हैं जहां पर शौचालय तो हैं, लेकिन हो सकता है उसके अंदर जो साफ सफाई की व्यवस्था उसमें कुछ कमी रही होगी। तो ऐसे तमाम स्कूलों के ऊपर भी सरकार ने संजीव जी, ये कौन देखेगा? जो सरकारी स्कूल मरम्मत मांग रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग, आपके ही पार्टी के नेता ने सवाल उठाए थे।
आपके ही पार्टी के सांसद ने सवाल उठाए थे इसी बात को लेकर कि भाई जो सरकारी स्कूल भवन है उनका रखरखाव को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। और अब तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष का भाई काम है, लेकिन ये सवाल उठ क्यों रहे हैं? इस बात पर सरकार गंभीर कब होगी? देखिए, सरकार पूरी तरह से गंभीर है और जितने मैंने पहले अपने वक्तव्य के आरंभ में कहा था, जो बहुत पुराने स्कूल हो गए हैं जिनमें अभी मरम्मत की आवश्यकता है, तो उनको ABC कैटेगरी में विभक्त किया गया है और जो C कैटेगरी जहाँ की स्कूल काफी पुराने हो गए और लगभग जर्जर की हालत में है, उनका पुनर्निर्माण की ओर भी सरकार पूरी तेजी के साथ काम कर रही है। जिन स्कूलों में मरम्मत की जा सकती है उनमें मरम्मत का काम चल रहा है और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिन स्कूलों की बिल्डिंग में थोड़ी ज्यादा जर्जर स्थिति में वहां से बच्चों को शिफ्ट करने का भी काम किया जा रहा है। आपने शिक्षा में गुणवत्ता की बात करी, तो आप यदि पूर्व में और आज में एक कंपैरिजन करते हैं तो हमारे जितने बच्चे पहले टॉपर्स हुआ करते थे, आज टॉपर्स की संख्या में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार जितने टॉपर्स हैं उनको पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। स्कूलों के हालात इतने अच्छे हैं संजीव वर्मा जी, आपके भी बच्चे होंगे और आपके बच्चे क्या सरकारी स्कूलों में आप पढ़ा रहे हैं? आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम लोग प्रदान करेंगे। और सोनी जी एक तथ्य और भी है, सरकार हमारा जो तमाम गरीब वर्ग है उनका बेहतरी को ध्यान में रखते हुए कि उनको भी अच्छी व्यवस्था मिले, पढ़ाई का पर्याप्त साधन मिले, पर्याप्त मौके मिले, तो सरकार के द्वारा जो एक RTE की जो भी व्यवस्था की गई है, जहां पर हमारे तमाम गरीब वर्ग को 25% अभिभावकों को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भी पढ़ाने की सरकार की तरफ से एक एब्सोल्युटली फ्री व्यवस्था होती है। तो कई सारे ऐसे निजी स्कूल थे जहां जो संजय जी, मुझे लगता है ये सहूलियत ना देके अगर व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, सरकारी स्कूल की शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर होगा उस पर ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। संजीव जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या मेरी? रद्द करने के लिए संजीव जी सुन लीजिए। संजीव जी के तहत RTE के तहत उन बच्चों को दाखिला नहीं देंगे तो आपकी मान्यता को भी निरस्त किया जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ सरकार पूरी तरह सजग है। सरकार चाहती है कि हमारा उत्तराखंड का जो शिक्षा का स्तर बहुत अधिक बेहतर हो। अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, मेरे अधिक बेहतर हो कब होगा? संजीव जी, आपके बच्चे क्या सरकारी संजीव जी, क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा शिक्षा का स्तर। दाखिला दिलाने की शुरुआत कर दीजिए। सोनी जी, मैंने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है। मैं सुनी सुनाई बातें, कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं। और देखिए, शुरुआत अपने से ही की जाती है। हर अच्छे काम की शुरुआत यदि हम अपने से आरंभ करेंगे तो ही देश भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि भाषण देना है कि आप तो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाएं और मैं अगर स्कूलों के हालात बेहतर है तो आपके ही पार्टी से ये सवाल निकल कर सामने नहीं आना चाहिए था। इसको लेकर भी डिबेट की थी मैंने। ठीक है संजीव जी, आशीष नौटियाल जी का रुख करेंगे। आशीष नौटियाल जी, सवाल उठाने के साथ साथ जो शिक्षा का स्तर नजर आ रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि लक्सर के कई स्कूलों की तस्वीर भी सामने आई जहां पर हमारे संवाददाता ने जमीनी हकीकत और तस्वीर को दिखाया, शिक्षा को विपक्ष शिक्षा के इस स्तर को लेकर विपक्ष की कोई पहल भी नजर आएगी आगे, या महज सवाल ही उठते हुए नजर आएंगे? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी तो कैटेगरी खेल रही है कि हमने कैटेगरी में डाल दिया, कैटेगरी में डाल दिया और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। देखिए सोनी मैडम, हम लोग खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और जहां तक मेरे संजीव भाई बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों को उसका पढ़ाया होगा पर नाती पोतों को नहीं पढ़ा पा रहे होंगे आप, क्योंकि स्थिति खराब हो गई है। आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले की बात मत करो, उस समय स्कूलों में कुछ जान थी। हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे सोनी जी, तो उस समय बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, छोटे लोगों को तब भी तड़पना पड़ता रहा कि अपने बच्चों को कैसे सरकारी स्कूल में डाले, इतनी व्यवस्थाएं होगी। देहरादून में आप गांधी स्कूल, चेन्नई स्कूल, साधुराम स्कूल, कई स्कूल थे जहां लोगों को लाइन लगती, 1600 बच्चे, 2-2 हजार बच्चे थे उन स्कूलों में। आज 100 बच्चे भी नहीं रह गए। अब जबकि कह रहे हैं कि खाना फ्री देंगे, खाना नहीं चाहिए, शिक्षा का स्तर चाहिए। शिक्षा का स्तर अगर अच्छा होगा तो मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेगा, और अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजें ऐसी है जो किसी भी मनुष्य की आर्थिकी को खराब कर सकती है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य हमें सही मिल जाए, सरकारी मिल जाए। देखिए स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, तो अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको दवाई लिख के घर भेज देगा, आप बच जाएंगे। पर आप प्राइवेट अगर अस्पताल में जाते हैं तो तुरंत इतने टेस्ट करेगा और आपको आईसीयू तक पहुंचाने का काम करेगा। इस जो अस्पताल है निश्चित सरकारी ही होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पताल खुलने चाहिए, डॉक्टर अपॉइंट होने चाहिए। आज सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को कम तनख्वाह दे रहे हैं, इसलिए डॉक्टर नौकरी नहीं कर रहे हैं। क्या दिक्कत है ज्यादा तनख्वाह देने में, बताएं? पैसे का तो भरमार है इनके पास। 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी में लगा सकते हैं, क्या आप 1000 करोड़ से अच्छे डॉक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बना सकते, अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते? क्या नहीं? और यहाँ पे एजुकेशन के लिए आप बता रहे हैं 1200 करोड़ रुपए पड़े हैं आपके पास, उसके बाद ऐसी हालत क्यों? सरकार को निश्चित सरकारी स्कूलों में ध्यान देना चाहिए। पहले भी सरकारी स्कूल हुआ करते थे, और आज टॉपर का गुण गा रहे हैं कि टॉपर हो गए, टॉपर हो गए। वो टॉपर भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुए, बच्चा खुद एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो गया, बच्चा खुद समझदार हो गया, वो पढ़ लेता है इधर उधर से, बच्चा खुद पढ़ता है। तो टॉपर पे अगर ये जब ये हुआ है ना, जब हमने शिक्षा का स्तर ऊंचा किया है, जब हमने शिक्षा का स्तर ऊंचा किया है, क्या ऊंचा किया आपने? हमने सीबीएसई बोर्ड को लागू किया, एनसीईआरटी को लाने का काम किया। आप तो हमेशा उसका विरोध करते रहे, आपने शिक्षा नीति का विरोध करते रहे। आपके समय पे मात्र 874 डॉक्टर थे, आज 3240 डॉक्टर। ठीक है आशीष जी, संजीव जी, दीपक जी का रुख करेंगे। डॉक्टर लगातार रही है, दीपक जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है संजीव जी, आशीष जी, दीपक जी का रुख करेंगे। सीएससी पीएससी सेंटर में पर्याप्त डॉक्टर्स की, दीपक जी का रुख करेंगे। इक्विपमेंट्स की व्यवस्था। संजीव जी रहने दीजिए, पता है सभी को पता है, जिस पर काम करना चाहिए सत्ता पक्ष को उस पर काम करना, उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कैसे बेहतर होगा और शिक्षा का स्तर उस पर। आशीष जी और संजीव जी चेंजेस वॉल्यूम कम कर दीजिए। दीपक जी का रुख करेंगे। दीपक जी आपको आवाज मिल पा रही है? सारी बातों को आपको देखना चाहिए। सारी सड़कें दीपक जी 95 सड़क खराब पड़ी है इस समय। दीपक जी शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर होगा? जिस समय आपकी सरकार थी 3-3 और महीने किसे जिम्मेदार माना जाए? बरसात के बाद आज 24 घंटे के अंदर कोई बड़े से बड़ा कोई भी रोड होता है, 24 घंटे के अंदर। ये मुद्दा नहीं है, सड़क पर फिर कभी बात कर लेंगे। संजीव जी, आशीष जी, ज्यादा बारिश होती है, दीपक जी आपको आवाज मिल पा रही है? और तमाम सुन पा रही है जी? जी दीपक जी, शिक्षा का स्तर आज जो है इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए और साथ ही ये कैसे बेहतर होगा, क्योंकि सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। देखिए ये सड़कों के मुद्दे अगर हम उठाने लगे प्राथमिक चिकित्सालयों के तो नाइट हो जाएगी, हमारा डिनर भी इकट्ठे ही चलेगा सभी लोगों का, लेकिन हल कुछ नहीं मिलेगा। सत्तारूढ़ दल से तो सवाल होता ही है। एक बार मैं एक चैनल पर आ रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता माननीय नवीन जी थे, बात हुई फीस एक्ट पर, कहते हैं फीस एक्ट बन गया है। मैंने कहा कौन सा फीस एक्ट बन गया? इलेक्शन से पहले की बात है उत्तराखंड में। मैंने कहा इस साल में इलेक्शन आ रहा है इसलिए आप फीस एक्ट की घोषणा कर रहे हैं?
कह रहे हैं फिर वही बात कर दी आपने, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। अरे मैंने कहा आप राजनीतिक हो तो आपसे हम जवाब नहीं मांगेंगे क्या? फिर कहते हैं लास्ट में वही क्वेश्चन आ गया, पुरानी सरकार से तो आपने पूछा नहीं कभी। मैंने कहा यार अब चाचा नेहरू का नाम मत ले देना, आपके पास लास्ट में एक ही उपाय मिलता है 70 साल में। अरे 70 साल को छोड़ो, आप क्या कर रहे हैं? आप दीपक जी की बात से आप पूरा इत्तेफाक रख रहे हैं। शिक्षा में चूंकि समय कम है, लोगों की प्रोग्रेस जीरो है। उत्तराखंड में देहरादून जी सर, जितने भी टीचर्स भारतीय जनता पार्टी ने निकालिए ऐसा प्रभावशाली परिवार जिसको ये नहीं मालूम कि सीबीएसई जो याद है, सीबीएसई हमारी जो है कब लागू किया था। ये तिवारी जी के टाइम में माननीय नरेंद्र भंडारी जी शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने इस सिस्टम को, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने इस सिस्टम को यहाँ पे लाया है। वो बोल रहे हैं हम लाए हैं इसलिए लोग बहुत खुश हैं, ये है ऐसी बातें करके, क्योंकि आज पूरा उत्तराखंड पहाड़ जानता है। सरकारी स्कूलों की बात कर ठीक है, ठीक है। संजीव वर्मा जी रहने दीजिए। सरकारी स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड नहीं था। ठीक। फाइनल कमेंट अरुण शर्मा जी का ले लेते हैं। अरुण शर्मा जी, क्योंकि आजकल अगर सक्षम व्यक्ति है तो वो प्राइवेट स्कूलों में ही अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत शायद वैसी नहीं है जैसी वो सोचते हैं एक बेहतर एजुकेशन अपने बच्चे को दिलाने की। तो शायद ये भी एक वजह है, क्योंकि अध्यापक भी नहीं है। सोचिए जरा, संख्या छात्र छात्राओं की कितनी ज्यादा होती है, 78 और एक शिक्षक पढ़ा रहा है। इस लिहाज से भी लोग सरकारी स्कूलों का रुख नहीं करना चाहते हैं। अरुण जी, फाइनल कमेंट आपका। जी सोनी जी, इस व्यवस्था के लिए शिक्षा में एक्सपर्ट लोगों को लाना पड़ेगा। वही जो पुराने ढर्रे वाले लोग हैं वो प्रमोशन के बाद ऊपर की कुर्सियों में बैठ जाते हैं और उनको कहीं भी वो जमीनी चीजों का पता नहीं होता और ना वो उनकी इच्छा शक्ति होती है, क्योंकि उनको लगता है तनख्वाह बढ़िया मिल रही है, ऑफिस में बैठे हैं, पूरे प्रदेश से लोग उनको जी हजूरी करने आते हैं, नमस्कार करने आते हैं, तो उनको उसी में संतुष्टि मिलती है। मुझे लगता है कि अगली बार से अगर आप इस विषय पर डिबेट कराएं तो शिक्षा विभाग के किसी बड़े अधिकारी को भी जरूर डिबेट में बिल्कुल कोशिश रहेगी, क्योंकि सवाल जवाब अगर उनसे होगा तो उनको हकीकत पता लगेगी। जब बिल्कुल अगली बार अगर इस मुद्दे पर डिबेट होती है तो बिल्कुल कोशिश रहेगी कि कोई भी शिक्षा विभाग का अधिकारी भी जुड़ सके इस डिबेट में। जी दीपक जी समय नहीं है, माफी के साथ एक लाइन। जी बोलिए जी। वर्मा जी, फीस एक्ट पर आप अपनी पार्टी से, सत्ता से पता कीजिए कितने सालों से झूठे कमिटमेंट किए जा रहे हैं निजी स्कूलों को, पब्लिक को लूटने का, माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का अड्डा बनाकर रख दिया। हर साल फीस बढ़ती है, आपकी बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा माफिया लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं और ये भी एक बड़ी वजह है कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।